नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। 5 की बात की शुरुआत चीन के जासूसी जहाज से। हिंद महासागर में मालदीव की ओर बढ़ रहे चीन के एक खोजी जहाज पर भारतीय नौसेना की पैनी नजर है। यह है चीन का खोजी जहाज या फिर एक स्पाई जहाज। शियांग यांग होंग 03 ओपन सोर्सेज इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चीन का एक जहाज हिंद महासागर में दाखिल हो रहा है और इसका गंतव्य माले दिख रहा है, मालदीव का माले। ये वो रास्ता है जो ये जहाज ले रहा है। श्रीलंका के करीब से होता हुआ, जकार्ता के पास से होता हुआ ये मालदीव की ओर बढ़ रहा है। खबर है कि ठीक ऐसा ही जहाज पहले श्रीलंका के पास देखा गया था। श्रीलंका में जहाज के घुसने पर मॉरेटोरियम की वजह से अब ये जहाज मालदीव की राजधानी माले की ओर बढ़ रहा है। भारत ने इस पर पहले भी आपत्ति जताई थी। इससे पहले ये जहाज या इसी तरह का जहाज 2019 में शियांग यांग होंग को बंगाल की खाड़ी में देखा गया। 90 ईस्ट रिज और कोकोस बे क्षेत्र में ये खोजी जहाज नजर आया और नवंबर 2020 में कार्लसबर्ग रिज और अरेबियन बेसिन एरिया में भी ये जहाज देखा गया नवंबर 2020 में। हालांकि ये मिलिट्री शिप नहीं है, लेकिन भारत को इसकी जासूसी गतिविधियों और इसके सैन्य इस्तेमाल पर चिंता है। 2019 में भारत ने एक ऐसे ही जहाज को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर किया था। ये जहाज बिना इजाजत भारत के क्षेत्र में दाखिल हो गया था। वैसे वियतनाम और इंडोनेशिया ने भी चीनी खोजी जहाजों को अपने क्षेत्र में दाखिल होने पर कई बार आपत्ति दर्ज की है। और ये जहाज जो अब मालदीव की ओर बढ़ रहा है और जिसका 8 फरवरी को मालदीव में माले तक पहुंचने की बात बताई जा रही है, यह आशंका है, वो ऐसे समय में हुआ है जब नई दिल्ली और माले के बीच में रिश्ते सही नहीं हैं। राष्ट्रपति मोइजू के नवंबर में सत्ता संभालने के बाद से ये रिश्ते बिगड़े हैं। मोइजू के कैंपेन का आधार रहा इंडिया आउट। उनका झुकाव चीन की ओर है और वो हाल ही में विवादों के बीच चीन का दौरा करके लौटे हैं। उसके मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर हुए विवाद के बाद मालदीव में 80 भारतीय सैनिकों को बाहर करने का दबाव और बढ़ गया है। चीन के जहाज पर श्रीलंका का मॉरेटोरियम है। इसके बाद वो माले की ओर बढ़ रहा है। मालदीव के हाल के तनाव के बीच ये स्थिति और भी चिंताजनक बताई जा रही है और भारतीय नौसेना का कहना है कि वो लगातार नजर बनाए हुए हैं इस जहाज पर। ये जो इस समय डेवलपमेंट है उसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल। ये मैप के जरिए हम देख रहे हैं कि ये जो रास्ता है वो इस चीनी जहाज ने क्या लिया है। ये श्रीलंका के वहां से बढ़ता हुआ अब इंडियन ओशन में मालदीव की ओर बढ़ रहा है और ये आशंका है कि ये माले तक पहुंचेगा। इस समय जो तनाव एक तरह का बना रहा माले और न्यू दिल्ली के बीच में, और चीन का दौरा करके लौटे हैं राष्ट्रपति मोइजू मालदीव के, ऐसे में ये एक और हम कह सकते हैं कि चिंगारी बन सकता है इन दोनों के बीच में, तनावपूर्ण रिश्ते के बीच। आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस जहाज का मालदीव में जाना चिंताजनक है, विशेषकर जबकि मालदीव के राष्ट्रपति चीन का दौरा करके लौटे हैं और जिस तरीके के संबंध पिछले कुछ दिनों में भारत और मालदीव के बीच में रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे के बाद वहां के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करनी और उसके बाद उनमें से कुछ को सस्पेंड किया जाना और उसके बाद जिस तरीके के हालात होते चले गए हैं और जिस तरीके से मालदीव ने भारतीय सैनिक जो वहां पे रख रखाव के लिए रुके हुए हैं उनको निकालने के लिए कहा गया है। तो इस तनावपूर्ण माहौल में इस तरीके के जहाज का आना मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि किसी भी जहाज को जी ये रिसर्च वेसल के तौर पे आते हैं, लेकिन कई जानकार कहते हैं कि रिसर्च वेसल जो हैं वो दोहरा काम करते हैं। ये इसके बारे में क्या कहा जाएगा? देखिए, क्या अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अगर कोई जहाज मालदीव्स जा रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता। ये मालदीव सरकार का आप प्रेरोगेटिव है, वो किसको बुलाना चाहते हैं किसको नहीं जाने देते। जिस तरीके से श्रीलंका ने इनके आने के लिए मनाही कर दी, लेकिन मालदीव्स इनको बुला रहा है तो ये जा रहे हैं मालदीव्स।
लेकिन होता क्या है कि ये जो जहाज है, ये जो समुद्र की जो तापमान होता है समुद्र की सतह का, वो लेते हैं क्या समुद्र और उसके नीचे के पानी में किस तरीके का तापमान है, जिसे बैथीमेट्री कहते हैं। इसके द्वारा सोनार वेव्स जो है कि समुद्र के पानी में किस तरीके से ट्रेवल करेंगी, उसका एस्टिमेशन किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पनडुब्बियां होती हैं उनको आज की तारीख में भी ढूंढना लगभग असंभव है, विशेषकर ऐसे पानी में जहां गर्म तापमान रहता है, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और कई ऐसे डार्क स्पॉट बन जाते हैं जहां सबमरीन छुप सकती है। तो ये जो इस तरीके के जहाज आते हैं, ये पानी के जो वातावरण है, पानी का जो तापमान है, पानी की सैलिनिटी है, जो उसके क्या कहते हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं, उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको खोज सकते हैं और एक बड़ा भारी डेटाबेस तैयार किया जा सकता है, जैसे आगे चलकर कभी किसी ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में जब भारत और चीन के बीच में कोई संघर्ष हो या कुछ हो, उसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ अन्य चीजें हैं, जब इस तरफ आते हैं तो कई बार कम्युनिकेशन चीजों को वो मॉनिटर करते हैं, रेडार्स की वेव्स कैसी है, ट्रांसमिटेबिलिटी कितनी है, थोड़ा फेमिलियरिटी होती है, और क्या टेरेन है, किस तरीके की वेव्स हैं, किस तरीके की टाइड है, ये सारी चीजें पता चलती हैं और ये उनके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है अगर कल को कोई तो आपने जैसा कहा कि ये दो कि इतना आपने विस्तार में बताया कि किस तरह का काम करते हैं और किस तरह की रिसर्च वेसल्स जो हैं क्या करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल दोहरे तरीके से किया जा सकता है क्योंकि जानकारियां जुटाते हैं। लेकिन इस वक्त में ये जहाज माले अगर जाता है इसको रोका नहीं जा सकता, पर भारतीय नौसेना इसके ऊपर नजर बनाई हुई है। किस तरह का ये खतरा खड़ा कर सकता है यहाँ पे? देखिए, जैसा कि ये जहाज आ रहा है तो भारतीय नौसेना इसको शेडो कर रही होगी और हम इसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो चेक कर रहे होंगे, क्या ट्रांसमिशन कर रहा है, क्या कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन जहाज को रोकना तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत संभव नहीं है, क्योंकि वो जहाज जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के अंदर जा रहा है और एक इनोसेंट पैसेज जिसे कहा जाता है उस पर जा रहा है। जब वो मालदीव जाएगा तो उसको भी रोकना मुश्किल है, लेकिन मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भारतीय नौसेना का कोई ना कोई जहाज इसको शेडो कर रहा होगा या कोई वायुयान जो है इसके ऊपर इसको दूर से रह के शेडो कर रहा होगा। लगातार इस पर नजर बनी हुई है भारतीय नौसेना की, क्योंकि एक ऐसे इलाके में ये जहाज यहाँ से गुजर रहा है, भारत के लिए उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। धन्यवाद आपका आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि कैसे ये खतरा है और दूसरे ये कि इस तरह के रिसर्च वेसल क्या काम करते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी को अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का साथ मिला है। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने कहा है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं उसे दिया गया है, ये बेतुका है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि एक समय पर संयुक्त राष्ट्र के निकायों में सुधार की जरूरत है। समस्या यह है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलना बेतुका है। अफ्रीका की भी सामूहिक रूप से एक सीट होनी चाहिए। तो अब आपको दिखाते हैं कि भारत जो है वो लगातार अपना दावा करता रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और इसकी पुनर्गठन की मांग भी लगातार उठ रही है। जब से 1945 में यूएन का गठन हुआ तब से दुनिया की आबादी 3 गुना बढ़ी है, देशों के नक्शे बदले हैं। ऐसे में सुरक्षा परिषद के विशेषाधिकार को कुछ देशों तक सीमित रखना गलत माना जाता है। फिलहाल सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस है और इसमें चीन जो है वो अकेला देश है एशिया से। इसके अलावा 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं और हर 2 साल पर बदले जाते हैं। इनका चुनाव भी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा करती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की असली ताकत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास होती है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी ताकत वीटो की होती है। वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, हालांकि किसी बहस को नहीं रोक सकते, लेकिन किसी फैसले पर उनका वीटो अहमियत रखता है। इसी ताकत के बूते शीत युद्ध के दौर में रूस अमेरिका अपनी अपनी चलाते रहे और इसी के बूते चीन आतंकवादियों के खिलाफ कई प्रस्ताव रोकता रहा। इसी के बूते रूस ने यूक्रेन के पक्ष में कोई प्रस्ताव पास नहीं होने दिया और अमेरिका इजरायल के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं होने दे रहा है। दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। तो हमारे साथ इस समय इस पर बात करने के लिए जुड़े हैं पूर्व राजदूत स्कांद तयाल। भारत लगातार इस कोशिश में रहा है कि उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए,
एलॉन मस्क का ये सपोर्ट, उसके पहले रिफॉर्म्स की बहुत बात भी हुई है। स्कंद दयाल जी, यूएन के रिफॉर्म एक बड़ी एक ऐसा विषय है जिस पर बात चल रही है। किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत अभी यूएन में, इस बहाने में ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, यूएन रिफॉर्म्स के बारे में, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के बारे में बात करीब 80 के दशक से चल रही है और विश्व में अधिकतर देशों का, यूनाइटेड नेशंस के अधिकतर मेंबर्स का, मैं कहता हूँ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मेंबर्स का ये मानना है कि परमानेंट मेंबरशिप का में विस्तार होना चाहिए। और किसी भी मानदंड से आप देखें तो भारत का वहाँ परमानेंट मेंबर होना निहायत ही आवश्यक है, जिससे कि यूनाइटेड नेशन जो आज का विश्व है, जो 80 साल पहले का 1945 का विश्व नहीं, जो आज का विश्व है, उसका ठीक से रिप्रेजेंटेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो। और भारत के साथ साथ एक लैटिन अमेरिका से नाम लिया जाता है, ब्राजील का, कि वो ब्राजील से आए, और अफ्रीका से भी नाम लिया जाता है। पर अफ्रीका में जापान का भी नाम उसमें है और जर्मनी का भी नाम आता है। और पर अफ्रीका में थोड़ा सा मतभेद है। 55 मेंबर अफ्रीकन यूनियन के हैं। एक तो कि जैसे ब्लैक अफ्रीका जो कहा जाता है, और तो उसमें नाइजीरिया हो या साउथ अफ्रीका हो, उसमें थोड़ा सा द्वंद्व है। और के तो पक्ष में देखिए, बहुत सारे देश रहे, और अब जैसे एलॉन मस्क की भी, इस माफ कीजिएगा आपको बीच में मैं इसलिए टोक रही हूं क्योंकि वो भारत की जो सदस्यता या स्थायी सदस्यता की बात होती है, वहां रुकावट कहां आती है। चाहे रूस भारत को बैक करता रहे, या अब जैसे कि एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क का एक ये पोस्ट है, तो एक तरह से भारत के फेवर में एक हवा बनती है। पर कितना मुश्किल है किसी भी नए सदस्य को जोड़ना, और कहाँ रुकता है, और ये भी कि चीन जो है अकेला मुल्क है एशिया से, वो कैसे इसमें रोड़ा बन सकता है हमेशा। देखिए, जो यूएन चार्टर है उसको अमेंड करना होगा अगर भारत को स्थायी सदस्य बनना है सिक्योरिटी काउंसिल का। और यूएन चार्टर को अमेंड करने का जो प्रोसेस है, उसमें जितने मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के और यूनाइटेड नेशन, उनके 2/3 मत चार्टर को अमेंड करने के पक्ष में आने चाहिए। मुझे विश्वास है कि 2/3 मत, अगर बात वहां तक पहुंचेगी तो भारत के पक्ष में अवश्य आएंगी। क्योंकि जब भी बायलैटरली हमारी किसी भी देश से बातचीत होती है तो हम हमेशा भारत के जो भी फॉरेन सेक्रेटरी हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, इस बात को उठाते हैं, और सब देश भारत के इस पक्ष का सहमति कहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य होना चाहिए। पर उसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि 5 जो स्थायी सदस्य हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जैसा आपने बताया, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना जी, वो भी सहमत हों और कोई वीटो ना करे। और इसमें जैसा देखा गया है कि 4 जो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस, ने हमेशा समर्थन किया है कि भारत स्थायी सदस्य बने। पर चीन ने समर्थन भी नहीं किया है और पर अपोज किया है, बड़े अप्रत्यक्ष रूप से। और दुनिया का ये मानना है, और इस समय भारत और चीन के जिस तरह के संबंध चल रहे हैं, और चीन की जिस तरह की असर्टिव और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चल रही है, वो नहीं चाहता कि एशिया का कोई और देश स्थायी सदस्य यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बने। चाइना ये चाहता है कि पूरे एशिया पैसिफिक में, पूरे इंडो पैसिफिक में उसका वर्चस्व हो, उसके बराबर कोई और दूसरी ताकत ना आए। हर तरह से भारत, हम अब सबसे अधिक हमारी जनसंख्या है, हमारे पास एटॉमिक वेपन है, कोई भी मानदंड आप देखें तो भारत को स्थायी सदस्य होना चाहिए। पर चीन रास्ते में एक रोड़ा है, और मैं समझता हूं कि जब तक चीन अपना स्टैंड नहीं बदलेगा तब तक ये वास्तविकता होना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरे की उसके चार्टर में रिफॉर्म की जरूरत है, और वो कब होता है, जिसकी बहुत दिनों से बात चल रही है। बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस रिफॉर्म के बारे में बात की थी। एम्बेसडर स्कंद दयाल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत की स्थायी सदस्यता के रास्ते में जो रोड़ा आता है वो चीन की तरफ से आता है, और चीन इसका परमानेंट मेंबर है। तो अब लेकिन अभी जैसे एलॉन मस्क का ट्वीट, एक पोस्ट है, इन सब चीज़ों से ये दिखता है कि आने वाले समय में भारत के पक्ष में जो बाकी देश के अलावा जहाँ से भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनकी तरफ से एक
हवा बनी है भारत के पक्ष में। तो इस वक्त इस टॉपिक पर इतनी ही चर्चा। एक ब्रेक लेंगे हम 5 की बात में, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज की अयोध्या का हाल। अब पब्लिक के लिए खुल गया है राम मंदिर, किस तरह की भीड़ वहां पर उमड़ी है भक्तों की। एक ब्रेक के बाद मुंबई के मीरा रोड इलाके में कल प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जब भीड़ या वहां पर से जब जुलूस जैसा गुजर रहा था, तो उस समय वहां पे हिंसा भड़क रही थी। आज वहां प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। वहां बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल भी तैनात है। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें मुंबई के मीरा रोड की, जहां पे कल हिंसा भी हुई थी और अब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक जुड़ रहे हैं। रौनक, जो तस्वीरें आ रही हैं उसका विस्तार बताएंगे। वहां पे हो क्या रहा है, इस समय की स्थिति क्या है, कल वहां क्या हुआ था, और अब जो जवाबी कार्रवाई है वो क्या की जा रही है? ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। मैं उसी नया नगर इलाके में मीरा रोड के मौजूद हूं, जहां पर कल हिंसा जो है वो भड़की थी। कुछ उपद्रवियों ने यहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, और इस वक्त वहां पर सरकार की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री है, उन्होंने कल जब ये हिंसा भड़कने के बाद ही ये संकेत दे दिए थे कि यहाँ पर जो उपद्रवी है उन पर अब सख्त और कड़ी कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। यहाँ पर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उन पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो एकनाथ शिंदे की सरकार है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर यहाँ पर जो है वो चलाती हुई दिख रही है। ये पूरा इलाका आपको दिखा दे कि एक तो ये कार्रवाई हो रही है, और दूसरी तरफ आपको यहाँ देखें कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर तमाम रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए। और कुछ घंटों में ही ये अचानक इस तरह से कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और इलाके के जो लोग हैं उनको फिलहाल घरों में जाने के लिए कहा, या फिर अपने जो स्टैब्लिशमेंट्स है वहाँ पर रहने के लिए कहा है। आसपास के पूरे इलाके को जो है वो दोनों तरफ की सड़कें फिलहाल सील कर दी गई है। लेकिन एक सीधा संदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर देने की कोशिश है कि कोई भी अगर इस तरह से उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो उसे जो है वो सरकार नहीं बख्शने वाली है। ये पूरा इलाका जो है यहाँ से इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से भरा पड़ा था। अगर इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल इलाका जो है माना जाता है, और कल यहाँ पर देर शाम को हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में लगभग 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 6 एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि जो स्थानीय कुछ लोग हैं उनका निश्चित तौर पर ये कहना है कि वे नहीं चाहते कि यहाँ पर जो अमन चैन है वो बिगड़े, लेकिन कुछ लोग निश्चित तौर पर इस तरह की हरकत कर रहे थे जिनसे अब सख्ती से सरकार जो है वो निपटने की कोशिश कर रही है। जी, सरकार ने सख्त संदेश दिया है कि उपद्रव मचाएंगे तो ये उसका अंजाम होगा। लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे जो सद्भाव है वो बिगड़े। मीरा रोड, जैसा आपने बताया, मुस्लिम बहुल इलाका है। कल यहाँ पे कुछ हिंसा हुई थी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से ये दुकानें बनी हुई थी और उनको जो है तोड़ा गया है। आज बुलडोज़र की कार्रवाई वहाँ पर हुई है। ये मुंबई के मीरा रोड का इलाका है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की कल प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और जिस मूर्ति को चुना गया उसे मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगीराज ने खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बताया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुल 3 मूर्तियां अलग अलग शिल्पकारों ने बनाई थी, जिसमें से अरुण योगीराज की मूर्ति चुनी गई, और हम आपको दिखा रहे हैं बाकी 2 मूर्तियों में से एक मूर्ति जिसका चयन नहीं हुआ है, इसे सत्यनारायण पांडे ने बनाया है। ये दूसरी मूर्ति जो है, और ये मूर्ति अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है। तो अयोध्या का नया अध्याय शुरू हो चुका है। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल हो गई। इससे भव्य आयोजन के एनडीटीवी महाकवरेज का हिस्सा बन रहे हैं टीवी सीरियल रामायण के सीता और राम अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया। एनडीटीवी नेटवर्क पर वो राम कथा सुनाएंगे, साथ ही रामायण क्विज में रोज आपसे सवाल पूछेंगे और आप हमें अपने जवाब व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले विजेता के नाम का ऐलान हर रोज होगा रात के 9 बजे एनडीटीवी पर।
आज का सवाल है, लक्ष्मण जी किन के अवतार थे? और इसका उत्तर आपको मिलेगा आज रात 9 बजे। अयोध्या में भारी भीड़ जमा हुई है। लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं। उसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या वापस लौटे हैं। हेलीकॉप्टर में साकेत महाविद्यालय पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। सीएम ने मंदिर के ऊपर से हवाई सर्वेक्षण भी किया। कई बड़े अधिकारी अयोध्या में मौजूद हैं।